हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी यूपीएससी डिकोड के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है शकील अहमद और आज के इस वीडियो में हम एक करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे आप भारत मौसम विज्ञान विभाग भी कह सकते हैं, ने भारत में आने वाली जो गर्मियां है, जो ग्रीष्म ऋतु है, उसको लेकर कुछ पूर्वानुमान जारी किए हैं। ये पूर्वानुमान थोड़े डराने वाले हैं, थोड़े होशियार होने वाले हैं और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारत को बहुत सारी तैयारियों के लिए भी चेतावनी देते हैं। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस और प्रीलिम्स को लेकर, उसकी चर्चा करेंगे। हमें अपनी लाइफ में अपने आप को इस गर्मियों से बचाने के लिए किस तरह तैयार रहना होगा, उसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के चर्चा करें। लेकिन चर्चा करने से पहले, आप सभी जानते हैं हिंदी में माध्यम में जो टॉप रैंक की बात रही है, रैंक 20, रविराज, वो अनअकैडमी से ही थे। इसके अलावा रैंक 1 ने भी बाकायदा ये बात कही है कि वो अनअकैडमी के क्लासरूम प्रोग्राम से उन्होंने तैयारी की थी। जिस एक बात के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, अनअकैडमी प्लस 2026 एक नया इनिशिएटिव है दोस्तों। एक टेस्ट होगा 11 अप्रैल को, उसमें कई सारे लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और इवेंचुअली जो एक पूरा ये क्या कंपटीशन है, 8 लाख रुपए तक के इनाम आपको मिलेंगे। फर्स्ट विनिंग टीम को 5 लाख रुपए है, सेकंड को 2 लाख और थर्ड एंड फोर्थ पर रहने वाली टीमों को 50,000 रुपए। तो आप जाकर इस टेस्ट के लिए अपने अपने टैलेंट को भी आजमाइए, अपनी तैयारी को भी आजमाइए। जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। तो रजिस्टर कर देंगे तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक बात थी जो मुझे आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली बतानी थी। बाकी हमारा अनअकैडमी का कोर्स आपको मिल रहा है लगभग 23,000 रुपए में। ऑफर आज आपको समाप्त हो जाएगा, तो इसे जल्दी से आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये और भी प्रारंभ है, न्यू है, मंजिल है। आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग इंग्लिश में लेना चाहे, हिंदी में लेना चाहे, जिस तरह से भी आप लेना चाहे, अलग अलग डेट है। न्यू ऑलरेडी लाइव हो चुका है, ये 2 अप्रैल से लाइव हो चुका है। बाकी चीजें चलने वाली है, शेड्यूल्ड है, तो आप इनको भी अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल की बात करें तो ऑप्शनल बहुत जल्दी स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये सारे हिंदी में भी आपको देखने को मिलेंगे, बाइलिंगुअल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ऑप्शनल के बारे में राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही है तो हम यहाँ भी आपको पीछे नहीं होने देंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं हर कदम पर। ये ऑल इंडिया का जो टेस्ट है, आप यहाँ 5 अप्रैल को होने वाला है, इसे जाके आप अवेल कर सकते हैं, रजिस्टर कर लीजिए ताकि टेस्ट में अपनी तैयारी को परख पाएंगे। चलिए दोस्तों, बाकी पीटी 360 पीटी 730 है, इसको 2 साल का करंट अफेयर इसमें है, आपको मिल जाएगा। तो जो भी लोग करंट अफेयर को लेकर चिंतित हैं, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एकदम फ्री में, कंप्लीटली फ्री, आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप डायरेक्ट वेबसाइट पर चले जाएंगे और बिल्कुल यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको यह करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। केवल 360 नहीं, 730, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट को, आपकी तैयारी को कवर करने वाला ये पोर्शन है और करंट अफेयर आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हमारे आज के विषय के ऊपर बात करते हैं। आईएमडी ने क्या पूर्वानुमान किए हैं, किस तरह से हमारे लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए देखिए, अगर हम 2026 की जो गर्मियां आ रही हैं उनमें खतरों की बात करें तो हम पाते हैं कि हीट वेव सबसे ज्यादा पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में अधिकांश हिस्सों में आपको हीट वेव के दिनों में भारी संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी इस साल 2026 की जो गर्मियां होगी वह ज्यादा गर्म होगी और ज्यादा लंबे समय तक हमें गर्मी का एहसास कराएगी। हीट वेव के जो दिनों की संख्या है उनमें आपको भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर आप बात करें तो दोपहर, दिन में जो तापमान होता है उस तापमान के साथ साथ रात का जो तापमान है उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी दोपहर की गर्मी के बाद रात को भी आप आराम से सो नहीं पाएंगे, जिस तरह का यह पूर्वानुमान दर्शाता है। आपको ध्यान रखना है, रात के टेम्परेचर में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।
अपवाद क्या है? क्षेत्रीय अंतर को दर्शाते हुए अन्य क्षेत्रों की तुलना में उत्तर भारत वाला जो रीजन है वहां पर इस बार सामान्य से थोड़ी कम गर्मी देखने की संभावना है। तो जो मेन रीजन है पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत, यहाँ पर आपको ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन कंपेरेटिवली जो उत्तरी भारत का हिस्सा है वहां पर आपको कम गर्मी का एहसास हो सकता है। अप्रैल में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्या कह रहा है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्रा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अप्रैल से ही तीव्र हीट वेव आने की क्या है? आशंका है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस गर्मी के लिए, और इस गर्मी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस में, उसके लिए भी आइए आगे चर्चा करते हैं। देखिए 2026 के जो जलवायु चालक होने वाले हैं, आपको एल नीनो की उपस्थिति भी देखने को मिलेगी, और वहीं पर आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के उपस्थिति भी देखने को मिलेगी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थोड़ी सी राहत देंगे, क्योंकि अप्रैल महीने में भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर वर्षा मिलती है हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, यहाँ पर लगभग 12% ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो बारिश होगी तो शायद हमें गर्मी से थोड़ी सी निजात मिलेगी। यह क्या करेगा? तापमान को नियंत्रित और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण और सुरक्षात्मक भूमिका निभाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है, जुलाई तक एल नीनो के पूरी तरह विकसित होने की संभावना है। मानसून पर प्रभाव यह पड़ेगा कि यह मानसून को कमजोर करेगा, वर्षा कम होगी। आगामी परिणाम क्या होंगे? भूमि का तापमान बढ़ेगा, मानसून के आगमन तथा उसकी शुरुआती प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से जोखिम आपके लिए काफी सारे पैदा हो सकते हैं, जोखिम आपके बढ़ जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस साल आपको एल नीनो भी देखने को मिलेगा और पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। एल नीनो जहां पर आपके मानसून को प्रभावित करके गर्मी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वहीं पर पश्चिमी विक्षोभ थोड़ी सी ज्यादा बारिश कराकर आपको उस गर्मी से निजात देने की कोशिश करेगा। देखते हैं क्या होता है। आईएमडी ने तो बहुत डिटेल में ये सारे पूर्वानुमान जारी किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए हीट वेव क्या है ये समझ लेते हैं। हीट वेव एक्चुअली कहते किसे हैं? देखिए, सामान्य मौसम की तुलना में तापमान का असामान्य रूप से अधिक हो जाना ही क्या कहलाता है? हीट वेव है। किसी टाइम पीरियड पर अगर आपके मौसम, आपके क्षेत्र में जो तापमान रहता है अगर वो 30 डिग्री है, अगर वो एकदम से 35 डिग्री हो जाए तो आप उस टाइम पीरियड पर गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो किसी भी टाइम पीरियड पर, है ना, किसी मौसम में जो तापमान नॉर्मल होता है अगर उसमें एबनॉर्मली वृद्धि देखने को मिलेगी, उसे आप हीट वेव कहते हैं। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा मार्च से जून के बीच में यह आपको ज्यादा देखने को मिलती है। मई का महीना सबसे खतरनाक और तीव्र होता है। लेकिन देखिए अब हीट वेव कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कितनी ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, लेकिन फिर भी हमारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 का, उसमें हीट वेव को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत अभी तक नहीं किया गया है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और जब हीट वेव को लेकर आप मेंस में लिखेंगे तो काउंटर पॉइंट करने में भी आपको क्या देगा? मदद देगा। हम ये कह सकते हैं आगे की राह में कि इसको प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है हीट वेव को एक प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता। देखिए इसमें थोड़ी सी क्या है, कुछ कुछ जगह पर टेक्स्ट की मिस्टेक है ना, हिंदी कुछ कुछ जगह पर गलत लिखी हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसकी तीव्रता और आवृत्ति भौगोलिक तथा जलवायु संबंधों के अनूठे संयोजन से तय होती है। इसकी तीव्रता कैसे तय होती है? आपकी भौगोलिक स्थिति कैसी है और जलवायु संबंधी कारक उस टाइम पीरियड पर किस तरह से एक्टिव हैं, उसके बारे में ये हमें क्या करती है, इसको ये डिसाइड करती है हीट वेव की तीव्रता को। अब हीट वेव की घोषणा करने के मापदंड क्या हैं? आईएमडी के द्वारा कौन कौन से क्षेत्रों में कब कब हीट वेव घोषित कर दी जाती है? तो अगर कोई मैदानी क्षेत्र है वहां पर अधिकतम तापमान अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान ज्यादा हो गया, मैदानी इलाके की बात है, तो उसे आप क्या कह देंगे? हीट वेव वहां पर आप क्या कर देते हैं? घोषित कर देते हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्रों में देखो तापमान वैसे भी नॉर्मली कम रहता है, वहां पर अगर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो भी आप उसे हीट वेव क्या कह देते हैं?
घोषित कर देते हैं। अगर कोई कोस्टल रीजन है, समुद्र तट के निकट का कोई रीजन है, वहां पर अगर वास्तविक तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है और सामान्य तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है, तो भी आप वहां पर हीट वेव घोषित कर सकते हैं। ये तीन को क्षेत्रों के हिसाब से बांटा हुआ है, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और तटीय स्टेशन। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, कोई अंदरूनी क्षेत्र है भारत के, है ना, इनलैंड रीजन से, उनके बारे में क्या होगा, सामान्य से अगर किसी क्षेत्र में, फॉर एग्जांपल वही हमने पीछे बात की ना, अगर किसी क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री रहता है, 40 डिग्री रहता है, अगर इस सामान्य तापमान में 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का विचलन देखने को आपको मिलता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, यहां पर हीट वेव आ चुकी है, आप उसे हीट वेव घोषित कर देंगे। और अगर ये तापमान 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप उसे गंभीर हीट वेव कहते हैं। फिर वो स्थिति जो है और ज्यादा नाजुक हो जाती है, और ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है। इसी तरह अगर किसी क्षेत्र का तापमान, वास्तविक तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा हो जाता है, तो भी हीट वेव घोषित कर दी जाती है, और 47 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा हो गया तो उसे गंभीर हीट वेव कहा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला पार्ट आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के लिए ये वाला पार्ट, ये वाली स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हाँ, हीट वेव घोषणा करने का एक और शर्त है, एक और मानदंड है, क्या है, किसी मौसम उपखंड में कम से कम 2 केंद्रों पर लगातार 2 दिनों तक यह निर्धारित मानदंड पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं है 1 घंटे के लिए तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था फिर नॉर्मल हो गया, नहीं, यह स्थिति लगभग उस रीजन के 2 स्टेशनों पर, है ना, एक बड़े रीजन पे कंपैरेटिवली, और 2 दिनों तक बनी रहनी चाहिए, तो फिर आप इसे हीट वेव घोषित करेंगे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करें भौगोलिक और जलवायु कारक। अब की बार ये जो इतनी ज्यादा गर्मी रहेगी, ये क्यों रहेगी, आप देखेंगे अक्षांश और सौर आपतन, सोलर इंसिडेंस के कारण, ये सारे कारण है कि अब की बार जो गर्मी रहेगी वो क्यों रहेगी। देखिए कर्क रेखा के निकट, अब अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो जो सूरज की उपस्थिति है वो हमारे दक्षिण भारत के आसपास रहेगी, है ना, तो आप देखेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सौर का जो आपतन है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी, वहां पर डायरेक्ट पड़ेगी तो गर्मी ज्यादा लगेगी, है ना, सौर विकिरण वहां पर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, हमारा दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, जो दक्कन का पठार है, वहां की मृदा क्या है, काली है। काली मृदा, काला कलर क्या करता है, ऊष्मा को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, है ना, तो हमारे भौगोलिक जो भू परिदृश्य है वो भी एक इंपॉर्टेंट कारक है आपके गर्मी ज्यादा बढ़ने में। तो आपकी काली मृदा है, अधिक समय तक अवशोषित करती है और रोक के रखती है ऊर्जा को, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, उच्च दाब प्रणाली है, यहां पर आपको हाई प्रेशर जोन देखने को मिलता है। प्रति चक्रवाती प्रवाह और कमजोर पवनें गर्मी को जमीन के पास रोककर एक डोम का निर्माण, एक गुंबद का निर्माण, ये जो गुंबद आप देख रहे हैं ना, ये क्या करती है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनने के कारण ये एक एनर्जी को क्या कर देती है, एक ट्रैप बन जाता है, गर्मी यहां से निकल ही नहीं पाती, तो हॉट हीट डोम यहां पर क्रिएट हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्बन हीट आइलैंड बन जाते हैं, क्या होता है, शहरों में हम ज्यादा देखते हैं, भारतीय शहरों में, इसीलिए हम कहते हैं सस्टेनेबल सिटीज। सस्टेनेबल सिटीज क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पर्यावरण से बचना है, पर्यावरण के प्रकोप से बचना है, पर्यावरण को संतुलित रखना है। हमने क्या किया है, हमने सीमेंटेड बिल्डिंग्स और कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए, हमने हमारे आसपास बिल्कुल भी ग्रीनरी रखी नहीं। उससे क्या होता है, जो ये कंक्रीट के जंगल हैं, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हरियाली हमारे पास है नहीं, ये क्या करती है, तापमान को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, जो सूरज की किरणें आती है, जो एनर्जी आती है, उसको एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा करती है, और क्योंकि ग्रीनरी होती नहीं है तो फिर चीजें संतुलित नहीं हो पाती। यहाँ पर क्या होता है, शहरी ऊष्मा द्वीप, अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट हो जाते हैं, जहां पर आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। तो यह भी क्या है, एक तरह से इंपॉर्टेंट कारक है। फिर आप शहरी ऊष्माद्वीप की बात हमने कर ली, कंक्रीट, डामर और हरियाली की कमी गर्मी को बांध लेती है, जिससे शहर चरम तापमान का स्थानीय केंद्र बन जाते हैं,
है ना। फिर हीट इंडेक्स आप देखते हैं, जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसमें कमी देखने को मिलती है। आर्द्रता इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी क्या करती है, हमारे पसीने को सूखने नहीं देती, और जब पसीना सूखता नहीं है तो जो गर्मी और पड़ती है वो हमें गर्मी ज्यादा महसूस होती है। आप यहाँ पढ़िए, मानव पसीने का वाष्पीकरण को रोकती है ह्यूमिडिटी, जिससे महसूस होने वाला तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाता है ना। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो तापमान में कम वृद्धि होगी ना, तो भी आपको उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारे भौगोलिक और जलवायु कारक थे जो गर्मी को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करते हैं। ये सारे मेंस में लिखे जाने वाले पॉइंट है दोस्तों, ये सारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है, प्रीलिम्स में केवल अर्बन हीट आइलैंड से क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में केवल हाई प्रेशर बेल्ट से क्वेश्चन आ सकता है ना। लेकिन मेंस में जब आप लिखते हैं भौगोलिक और जलवायु कारक गर्मी के बढ़ने के या किसी भी चीज को लेकर, तो ये कारक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, अब इसका प्रभाव क्या होगा जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव होगा कि हमें सार्वजनिक हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे। हीट एग्जॉर्शन, एग्जॉर्शन नहीं, हीट एग्जॉर्शन, एग्जॉर्शन कहते हैं ना, हम एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, तो एग्जॉर्शन, एग्जॉस्ट हो जाना है ना, हीट एग्जॉस्ट हो जाना, ये ध्यान। तो एग्जॉशन वाला आपको देखने को मिलेगा। हीट स्ट्रोक का गंभीर जोखिम देखने को मिलता है। आंकड़ा क्या है जो मेंस में काम आएगा, आंकड़ा ये है कि हीट वॉच 2024 की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार मार्च और जून के बीच भारत के 17 राज्यों में 733 इस हीट स्ट्रोक से मौतें दर्ज की गई है। हीट स्ट्रोक की वजह से भारत में 733 मौतें दर्ज की गई है ना। एक रिपोर्ट है, जब आप रिपोर्ट का नाम लिख के आंकड़े लिखते हैं तो मेंस में आपका इंप्रेशन बहुत बढ़ जाता है, तो ध्यान रखिए। कृषि को क्या परेशानी होगी, अत्यधिक गर्मी फसलों की परिपक्वता को तेज कर देगी। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में विशेष रूप से रबी की फसलों की उपज में भारी कमी आपको देखने को मिल सकती है ना। वाटर को लेकर क्या परेशानी शुरू होगी, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा, पानी की खपत भी बढ़ेगी क्योंकि गर्मी ज्यादा लगेगी, हमें पानी वैसे भी चाहिए होगा, और वाष्पीकरण हो जाएगा तो पानी ज्यादा वाष्पीकृत भी जल्दी तेजी से होगा। इससे क्या होगा, जलाशयों और भूजल स्तर में तीव्र गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अर्थव्यवस्था को कैसे इंपैक्ट करेगा, ठंडक के लिए ऊर्जा की मांग बढ़ने से पावर ग्रिड पर भारी दबाव बनेगा, है ना। अब गर्मी बहुत ज्यादा है, आपको एसी चाहिए, एसी लगभग हर व्यक्ति चाहेगा कि एसी लगा लिए जाए, एसी चालू रखे, ज्यादा से ज्यादा समय तक एसी चालू रहेगी, कूलिंग के लिए आप कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, पावर सिस्टम पर, हमारी एनर्जी फील्ड में क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, आपको पावर कट्स देखने को मिल सकते हैं, पावर कट्स देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे हादसे देखने को मिल सकते हैं। जब इतने ज्यादा क्या रहेगा, वर्क लोड रहेगा हमारे पावर सिस्टम पे, हो सकता है कहीं का ट्रांसफार्मर ना झेल पाए, कहीं पर आग लग जाए, ऐसी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। तो क्या होगा, निर्माण और कृषि क्षेत्रों के बाहरी श्रम उत्पादकता में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा, तापमान बढ़ेगा, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। हम देख रहे हैं हर साल कितनी सारी प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। हम देखते हैं IUCN के स्टेटस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, है ना। तो इन सब को देखते हैं, तो पर्यावरण को अगर गर्मी और बढ़ी तो हम देखेंगे हमारे पर्यावरण को क्या होगा, नुकसान होगा। भारत वन सर्वेक्षण के अनुसार देश के वन आवरण का 36% से अधिक भाग बार बार वनाग्नि की चपेट में आ जाता है ना। हमारा जो वन क्षेत्र है उसका 36% भाग बार बार आग लगने के से क्या है, वल्नरेबल है, बार बार वहां पर आग लग सकती है। तो इतनी ज्यादा गर्मी होगी तो जंगलों में भी आग लगने आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारे प्रभाव होंगे हमारे, और प्रभाव मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, है ना। चलिए आगे बात करें, भारत ने किस तरह की पहलें शुरू की है, हमने इस बचाव से लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, या भारत सरकार सॉरी भारत सरकार क्या क्या कर रही है। देखिए, हीट एक्शन प्लान HAP क्या है, डेटा मानचित्रण, वल्नरेबिलिटी का मानचित्रण और समन्वित प्रतिक्रिया रणनीतियों का उपयोग करने वाली राज्य स्तरीय योजनाएं
लागू की गई है, बहुत सारे राज्यों में इस तरह की योजनाएं लागू की गई है। कूल रूफ, पहले हमारी छतें क्या रहे, थोड़ी ठंडी रहे, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। कैसे? इंडोर गर्मी को कम करने के लिए छतों पर उच्च परावर्तक सामग्री, ऐसी सामग्री का लेप किया गया है ताकि एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब ना हो, एनर्जी क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उच्च परावर्तक सामग्री का उपयोग कई राज्यों द्वारा इसमें सक्रिय रूप से अपनाया जा रहा है। ठीक है। आईएमडी और एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो अथॉरिटी है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकी जो चेतावनी प्रणालियां है ये हमने जारी की है। शीघ्र और सटीक सार्वजनिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कलर कोडेड हीट अलर्ट जारी करना। जल शक्ति अभियान हमने शुरू किया है, गर्मी के तनाव से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन में हमने क्या रखा था टारगेट, जलवायु लचीली योजना, हरित आवरण, शहरी शीतलन स्थानों को बढ़ावा देना। ये सारी भारत के क्या है, पहले हैं, ताकि हम गर्मी को क्या कर पाए दोस्तों, गर्मी को कम कर पाए। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब भारत आईएमडी के द्वारा आपको अलर्ट करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, कलर कोडेड अलर्ट सिस्टम आईएमडी ने जारी किया है। 4 स्तरीय यह एक ढांचा है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। आइए एक एक को समझते हैं क्या मतलब है। यहां से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ग्रीन का क्या मतलब है, कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल दिन आपको देखने को मिलेगा, तापमान ज्यादातर सामान्य तापमान के निकट रहता है, आरामदायक, है ना, आरामदायक तापमान होता है, किसी विशेष सावधानी की आपको आवश्यकता नहीं, कोई उपाय नहीं सुझाए जाते। ग्रीन का मतलब हम समझ सकते हैं कि सब ठीक है। येलो थोड़ा हीट वेव का अलर्ट आपको देखने को मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति 2 दिनों तक बनी रहती है। हमने बात की कि यह आवश्यक है कि आपकी स्थिति 2 दिनों तक बनी रहे, तभी उसे हीट वेव माना जाता है। आम जनता के लिए गर्मी सहनीय होती है, लेकिन जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे शिशु, बच्चे हो गए, हमारे वृद्ध हो गए, या जो बीमार लोग हैं, उनके लिए यह स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। क्या उपाय सुझाए जाते हैं? धूप के संपर्क से बचना चाहिए, हल्के वजन के, हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े हमें पहनने चाहिए, सिर को ढककर रखना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब और ज्यादा बात आ जाए, ऑरेंज अलर्ट हो जाए, तो क्या होगा, गंभीर हीट वेव की बात आ जाती है। 2 दिनों तक लू बनी रही है, हीट वेव की स्थिति 4 दिन या उससे ज्यादा समय तक बनी रहती है। यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, मेंस में तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रभाव क्या होता है, तापमान बहुत ज्यादा होगा, लंबे समय तक धूप में रहने वालों के लिए गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षण बढ़ने की संभावना है। कमजोर लोगों के लिए शिक्षा की बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की चिंता देखने को मिल सकती है। उपाय क्या होगा, धूप से बचे, प्यास ना लगे फिर भी पर्याप्त रूप से पानी पीते रहे, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं लोग, है ना। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए ओआरएस और घर में बने पेय जैसे लस्सी है, तोरानी है, नींबू पानी है, छाछ है, इनका उपयोग हमें करना चाहिए। ये तो ऑरेंज अलर्ट की स्थिति है दोस्तों। अगर रेड अलर्ट हो जाए तो क्या होगा, अत्यधिक गंभीर हीट वेव आपको देखने को मिलेगी। हीट वेव 2 दिनों से अधिक समय तक गंभीर वाली बनी रही है। लू के दिनों की कुल संख्या 6 दिनों से अधिक हो गई। अगर 4 दिनों तक है तो ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन लू के दिनों की संख्या 6 दिनों से अधिक हो गई तो आपको रेड अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। सभी उम्र के लोगों में हीट स्ट्रोक विकसित होने की संभावना होती है ना। कमजोर लोगों के लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है, पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना आपके लिए जरूरी है, आवश्यक है। ये हमारे कलर कोडेड था। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, हमारी ये जो बात है, तो आप देखते हैं 2026 का अनुमान स्पष्ट रूप से बताता है कि हीट वेव अब एक असाधारण घटना नहीं है, बल्कि एक वार्षिक वास्तविकता बन गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण दोस्तों वैश्विक तापमान इतना हो चुका है कि हीट वेव जैसा जो एक एबनॉर्मल कॉन्सेप्ट था, एक फिनोमिना था, जो कई वर्षों में कभी कभी देखने को मिलता था, अब हमें वार्षिक रूप से देखने को मिल रहा है। यह एक वार्षिक वास्तविकता बन गई है।
तो अब हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, है ना। जब हम आगे की राह लिखते हैं ना अपने उसमें, वे फॉरवर्ड लिखते हैं जब हम मेंस के आंसर में, तो ये तीनों चारों पॉइंट आपको आगे की राह बताने में क्या देंगे, हेल्प करेंगे। हमें क्या करना है, हीट वेव के व्यापक आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों को देखते हुए आपदा प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत इसे क्या करना चाहिए, एकीकृत करने पर पुनर्विचार करना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि आप हीट वेव को एक आपदा के रूप में, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में सोच सकते हैं, है ना। और शमन के बारे में, मिटिगेशन को लेकर क्या कह रहा है, भौगोलिक कारकों जैसे शहरी उष्मादीप, मृदा का प्रकार को ध्यान में रखते हुए हीट एक्शन प्लान और कूल रूफ जैसी पहलों को स्थानीय स्तर पर सख्ती से लागू हमें करना चाहिए। सख्ती से लागू करेंगे इनको तो हम क्या रहेंगे, कंपेरेटिवली गर्मी हमारे पास थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। हीट एक्शन प्लान हमें बनाने चाहिए क्षेत्रों के हिसाब से, कूल रूफ पहलों को हमें लागू करना चाहिए। और जो चेतावनी आईएमडी दी है, ये जनरली हमारे लिए भी बात है पर्सनली, है ना, एक सिटीजन के तौर पर, एक निवासी के तौर पर, और यह प्रशासन के लिए भी बात है। क्या कह रहा है, जो आईएमडी के द्वारा चेतावनी दी जाती है, उस चेतावनी को केवल यूं ही एक इंफॉर्मेशन नहीं समझना है, उसको इंपॉर्टेंट समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, काम भी करना है। आईएमडी के कलर कोडेड अलर्ट सिस्टम को केवल सूचना न माने, जनजीवन और कृषि को बचाने के लिए एक अनिवार्य कमांड और कंट्रोल प्रोटोकॉल के रूप में स्थापित करना चाहिए इसे, है ना। केवल एक सूचना के तौर पर फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, सीरियसली लेना है। ये सारी क्या है, आपकी आगे की राह है। क्या लक्ष्य है हमारा, हमारा लक्ष्य है एक लचीला और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करना, जहां तापमान वृद्धि के बावजूद मानव जीवन और आजीविका कैसी रहे, सुरक्षित रहे। तो ये आज का टॉपिक था दोस्तों। मेरा नाम शकील अहमद है। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था। पेपर 1 में, पेपर 1 जीएस, पेपर 1 मेंस की बात कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी करंट अफेयर रिलेटेड प्रीलिम्स में आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं पहले भी, और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहें तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है शकील अहमद, शकील अहमद अनअकैडमी, अनअकैडमी। सेशन आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। कुछ बातें मुझे लगता है कि आपने जब अगर ये सेशन देखा है, तो जैसे आईएमडी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, कब इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीजें आपको जान लेना थोड़ा ठीक रहेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अगर इस सेशन को आपने पूरा देखा है तो आप थोड़ा आईएमडी के बारे में पढ़ लें, आप थोड़ा हीट वेव तो हमने पढ़ लिया, आप थोड़ा अल नीनो के बारे में पढ़ लें, थोड़ा सा अल नीनो को समझ लीजिए, और थोड़ा सा आप पश्चिमी विक्षोभ को भी समझ लीजिए। क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा होने की संभावना थी, मैंने इन चीजों को जो कि इनडायरेक्टली इंटरलिंक्ड है, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आप समझ जाते हैं तो आईएमडी वाला पार्ट आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम है शकील अहमद। पढ़ते रहिए, अपनों का और अपना ख्याल रखिए। गर्मी बहुत बढ़ने वाली है तो ज्यादा स्पेशली ख्याल रखिए। बाकी मिलते हैं किसी और करंट अफेयर की वीडियो के साथ में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।